गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेमेस्टर 2 के पेपर 7 जो आपका मेथड पेपर है उसमें ज्योग्राफी मेथड का नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है भूगोल शिक्षण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग। यह भूगोल शिक्षण यानी जो पेपर 7 का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम शिक्षक जो कक्षा में टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं तो प्रेजेंट करने के लिए जिन विधियों का इस्तेमाल करते हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो शिक्षण एक प्रभावशाली और कहा जाता है एक कलात्मक क्रिया है। टॉपिक को सही ढंग से प्रेजेंट करना ये अपने आप में क्या है, बहुत ही जटिल और रचनात्मक कार्य है। तो शिक्षक जब कक्षा में अपने टॉपिक को प्रेजेंट करने जाते हैं तो उसके लिए उन्हें पहले से ही काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग में ये तय करना पड़ता है कि इस टॉपिक को प्रेजेंट करेंगे तो इसका क्या उद्देश्य है, इस टॉपिक को पढ़ने से बच्चों को कौन कौन से उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। इसके बाद इस टॉपिक को प्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे विभिन्न टॉपिक जो होते हैं सभी टॉपिक को हम एक ही विधि से प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। तो भूगोल शिक्षण में भी विभिन्न टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए अनेक प्रकार की विधियाँ दी गई है। एक शिक्षक की उसकी क्रियाशीलता और उसकी प्रभावशीलता का पता उसके कक्षा में प्रस्तुत की जाने वाली विधियों पर डिपेंड करती है कि टीचर टॉपिक के अनुसार सटीक विधि का इस्तेमाल करे और अपनी टीचिंग प्रक्रिया को सुंदर से संचालित कर सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षक को पता होना चाहिए कि शिक्षण कार्य के दौरान जब हम भूगोल की कक्षा ले रहे हैं, भूगोल के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उस दौरान हमें किस विधि का इस्तेमाल करेंगे कि हमारा जो कार्य है शिक्षण कार्य वो बेहतर ढंग से क्या हो सके, संपादित हो सके। तो भूगोल शिक्षण को कक्षा में प्रस्तुत करने की अनेक प्रकार की विधियाँ हैं। आज हम उनमें से प्रमुख विधियों को डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रथम विधि जो है भूगोल शिक्षण में जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो है आपका प्रादेशिक विधि, रीजनल मेथड। रीजनल मेथड यानी प्रादेशिक विधि भूगोल शिक्षण की बहुत ही प्रभावशाली विधि है। पहले क्या होता था कि जब भूगोल विषय को पढ़ाया जाता था तो भूगोल को जो पृथ्वी का विभाजन था या किसी देश प्रदेश का भी विभाजन जो होता था उसका आधार राजनीतिक आधार होता था। लेकिन बाद में महसूस किया गया कि जब एक राज्य, शक्तिशाली राज्य दूसरे राज्य पर हमला करता है और अपना साम्राज्य विस्तार करता है तो इससे भौगोलिक रूप रंग जो उसकी सीमाएं हैं वो क्या होती है, बदलते रहती है। जिसकी सत्ता होती है, जिसके पास पावर होता है वो अपने अनुसार भौगोलिक सीमाओं को परिवर्तित करता रहता है, अतिक्रमण करते रहता है। इसके वजह से राजनीतिक आधार पर प्रदेशों का विभाजन एक जटिल प्रक्रिया बन गई। बाद में हर्बर्टसन ने भूगोल में जो विभाजन का आधार माना वो राजनीतिक ना मानकर प्राकृतिक माना और प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के विभिन्न भागों का विभाजन कर दिया। उसके बाद इसके अंतर्गत जलवायु, मिट्टी, वनस्पति ये विभिन्न आधार बने जिसके आधार पर विभिन्न प्रदेशों को, पृथ्वी को विभाजित कर दिया गया। इसके आधार पर पृथ्वी का अध्ययन करना, भूगोल का अध्ययन करना क्या हो गया, बहुत ही सरल हो गया।
जैसे कोपेन का जलवायु विभाजन, भारत जैसे बड़े देश को इसे भी कई भागों में, प्रादेशिक भागों में विभाजन का आधार है, चाहे उद्योग के आधार पर, जलवायु के आधार पर, मिट्टी के आधार पर, वनस्पति के आधार पर। इससे क्या होता है, विभाजन करके स्टडी करने में क्या होती है, कई तरह की सुविधाएं होती है। तो प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर यह विधि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे में तर्क करने की और समझने की क्षमता उतना उन्नत नहीं होता। लेकिन माध्यमिक स्तर पर यह विधि बहुत ही कारगर मानी जाती है और भूगोल शिक्षण के लिए ये एक महत्वपूर्ण विधि है। इसके बाद दूसरा जो प्रमुख विधि है वो है कहानी विधि। कहानी विधि में हम क्या करते हैं, भौगोलिक तथ्यों को, भौगोलिक घटनाओं को कहानी के रूप में बच्चे के सामने प्रस्तुत करते हैं। प्राथमिक स्तर पर यह विधि बहुत कारगर मानी जाती है, क्योंकि बच्चों को भौगोलिक स्थितियों का, भौगोलिक रूप तत्वों का, भौगोलिक संसाधनों का, देवी देवता, प्राचीन से लेकर नवीन घटनाओं को कहानी के रूप में प्रस्तुत करने से रुचिकर लगती है। प्राथमिक स्तर पर यह विधि बहुत ही प्रभावशाली मानी जाती है और एक शिक्षक, चतुर शिक्षक होगा तो ही वो इस विधि का सही ढंग से प्रयोग कर पाएगा और प्रभावशाली ढंग से बच्चों के सामने भौगोलिक तथ्यों को रख पाएगा। तो प्रारंभिक स्तर पर यह विधि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे में उनमें समझदारी और तर्क करने की क्षमता नहीं होती, वो रटने में माहिर होते हैं। वो कहानी के रूप में चीज़ों को ग्रहण करने में उनके लिए ज़्यादा रुचिकर और प्रभावशाली है। भूगोल शिक्षण की तीसरी महत्वपूर्ण विधि है निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में हम क्या करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। इसमें भूगोल यह जितना आर्ट्स का विषय है उतना ही साइंस का विषय है, और भूगोल में हम किसी भी तथ्य को बिना प्रमाण का उसे स्वीकार नहीं करते। विशेषकर जो इसका नेचुरल फेनोमेना का जब हम स्टडी करते हैं, प्राकृतिक परिदृश्यों का जब अध्ययन करते हैं, तो उस समय निरीक्षण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें शिक्षक क्या करना चाहिए, करते हैं या करना चाहिए कि वो बच्चों के सामने भौगोलिक फैक्ट्स को बारीकी से प्रस्तुत करें और बच्चों को तथ्यों में तुलनात्मक अध्ययन करने का मौका दें और अपनी देख रेख में बच्चों को भौगोलिक तत्वों से, भौगोलिक घटनाओं से, भौगोलिक पृष्ठभूमि से क्या करें, परिचित करवाएं। तो निरीक्षण विधि विशेषकर माध्यमिक स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें शिक्षक को क्या, इस विधि का प्रयोग में शिक्षक को क्या बहुत बारीकी से बच्चों का ध्यान देना चाहिए, ताकि वो चीज़ों को बेहतर ढंग से ग्रहण कर सके, अपने तर्क शक्ति का भरपूर इस्तेमाल कर सके। चौथा प्रमुख विधि है वर्णनात्मक विधि, डिस्क्रिप्टिव मेथड। इस विधि में क्या किया जाता है, तत्वों को, पूरे भौगोलिक घटना कालक्रम को हम फैक्ट के साथ वर्णन करते जाते हैं। तो यह विधि प्राथमिक स्तर पर क्या है, कारगर साबित नहीं होगी। यह विधि माध्यमिक स्तर पर 10+2 या हायर, जब हम ग्रेजुएशन पीजी की कक्षाओं में जाते हैं तो वर्णनात्मक विधि क्या होती है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें क्या कर सकते हैं, एक ही साथ पूरे फैक्ट को प्रेजेंट, सॉलिड फैक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं और स्टूडेंट इसमें नोट्स बनाकर कम समय में काफ़ी महत्वपूर्ण ठोस ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। तो ये तो लाभ हुआ, लेकिन इस विधि की अनेक दोष भी है। इसमें स्टूडेंट क्या होते हैं, मुख्य दर्शक बने होते हैं, उनको समझ में आए या ना आए, उस चीज़ को सुनते हैं, वो पैसिव मोड में रहते हैं। तो इससे क्या हो सकता है, जरूरी नहीं कि सभी स्टूडेंट उस चीज़ को बेहतर ढंग से ग्रहण कर पाए, वो उस कक्षा का लाभ उठा पाए। इसलिए प्राइमरी स्तर पर यह विधि
स्टैटिक सही नहीं है, लेकिन माध्यमिक और ऊपर की कक्षाओं के लिए यह विधि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पांचवा जो है तुलनात्मक विधि, कंपैरेटिव मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से तुलना करते हैं। कंपेयर करने से क्या होता है, तर्क क्षमता भी बढ़ती है और चीज़ों को जो ज्ञान होता है वो अस्थायी रूप से हमारे दिमाग में, हमारे मेमोरी में वो सेट हो जाता है। उदाहरण के रूप में कहा जा सकता है कि यदि मान ले भारत के तापमान को देखा जाए कि उत्तर भारत के शहरों का तापमान और जलवायु और दक्षिण भारत के शहरों का तापमान और जलवायु को बच्चों के सामने रखा जाए, ठीक है, और बच्चों को कंपेयर करने के लिए दिया जाए, तो क्या पाएंगे कि उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, तापमान है, जलवायु है, वो क्या है, ठंड है, ठंडक है। उसकी अपेक्षा दक्षिण भारत का तापमान, जलवायु क्या है, वो गर्म। क्यों? क्योंकि वो समुद्र के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है और वहीं उत्तर भारत मैदान और पर्वत के बीच में बसा हुआ क्षेत्र है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ का तापमान क्या होता है, निम्न रहता है, जबकि पठारी और समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों का तापमान क्या होता है, उच्च होता है। तो इस तरह तुलनात्मक अध्ययन से, तर्कपूर्ण ढंग से हम इस ज्ञान को क्या कर सकते हैं, अस्थायी रूप से छात्रों के दिमाग में हम स्थापित कर सकते हैं। तो तुलनात्मक विधि भूगोल शिक्षण में माध्यमिक स्तर और उसके ऊपर की कक्षा में ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा भूगोल शिक्षण की और भी अनेक विधियाँ हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।